मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में ओमान इस वक्त सेंटर बन गया है। पूरी दुनिया की नज़र ओमान पर है और अमेरिका ने ओमान को धमकी भी दे दी है। उधर ओमान और ईरान के दरमियान बातचीत जारी है, मुज़ाकरात का दौर जारी है और कहा जा रहा है कि चंद ही घंटों में ओमान और ईरान का जो एग्रीमेंट है, जो मुआहदा है अबनाए हुर्मुज़ को लेकर, वो सामने आ जाएगा और उसके बाद ही फिर दुनिया का मिजाज तय होगा या अमेरिका अपना फैसला करेगा। अरब देशों का क्या फैसला होगा वो भी उसके बाद ही पता चलेगा। उधर कतर ने भी ऐलान कर दिया है कि जो ममालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी का, मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं ओमान और ईरान के दरमियान होने वाले फैसले का। ये जो लड़ाई अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही है उसका मेन सेंटर बन गया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर ईरान का जो फैसला है, वो जो मौक़िफ़ है, वो अकेले ईरान तय नहीं कर सकता बल्कि ओमान की रजामंदी ज़रूरी है। और इसीलिए पिछले एक महीना से ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। ईरान की जो शर्तें हैं ओमान मानने को तैयार नहीं है। ओमान अभी तक फ़ैसला नहीं कर पा रहा है और जब तक ओमान नहीं चाहेगा अपना हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास मुकम्मल तौर पर नहीं जा सकता। और इसीलिए ये जो मामला है बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है, ये जो मामला है उलझ गया है और अब ईरान के पास भी यहाँ ये मौका नहीं बचा है कि वो पूरी दुनिया को ये कह सके कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का फैसला वही करेगा। मामला क्या है उसे समझिए। जब इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हमला करने का पहला हदफ था ईरान में रिजीम चेंज करना। इसराइल और अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर सके और अब अमेरिका और इसराइल दोनों ने तस्लीम कर लिया है कि हमें अपने इस एजेंडा में कामयाबी नहीं मिलेगी, हमने अपने इस टारगेट को, हदफ को छोड़ दिया है। अमेरिका और इसराइल ने अपना दूसरा हदफ तैयार किया और बताया कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट है, उसको ख़त्म करना है। लेकिन यहाँ भी इसराइल को पीछे हटना पड़ा, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। बातचीत के ज़रिए भी इसका सलूशन नहीं निकल सका और ईरान ने सीधे सीधे न्यूक्लियर प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर बंद करने से या न्यूक्लियर इनरिचमेंट को अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। उसके बाद अमेरिका और इसराइल ने ईरान से फिर ये कहा कि आपके मिसाइलों की जो रेंज है उसको 300 किलोमीटर तक महदूद कर दीजिए, लेकिन ईरान ने उसे भी मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका को यहाँ पर भी झटका लगा। उसके बाद फिर इसराइल ने और अमेरिका ने कहा कि जो मलेशिया है, जो बहुत सारे ग्रुप है जिनको ईरान की सरपरस्ती हासिल है, जिनको ईरान सपोर्ट करता है, जैसे लबनान में हिजबुल्लाह है, इराक में मलेशिया है, यमन में हौसी है, इनमें से किसी को भी ईरान का सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। और ईरान ने अमेरिका और इजराइल की इस शर्त को भी रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया। उसके बाद फिर ईरान ने पलटकर जवाब दिया और कहा कि अब हमने अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से कोई भी जहाज़ हमारी परमिशन के बगैर नहीं गुजर सकता, ये इंटरनेशनल रूट नहीं रहेगा। और अब अमेरिका पिछले 2 महीने से पूरी ताकत को झोंक चुका है, पूरी दुनिया को अपने साथ मिला चुका है अबनाए हुर्मुज़ को ओपन करने के लिए, ईरान का कंट्रोल वहाँ से ख़त्म करने के लिए, और अभी तक अमेरिका को इसमें कामयाबी नहीं मिल सकी है। ईरान ने पहले दिन कहा था और अभी भी ईरान का ही कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ को ईरान कंट्रोल करेगा और यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स वसूला जाएगा। ट्रंप ने कहा ऐसा नहीं होगा और ईरान का कंट्रोल अबनाए हुर्मुज़ से ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने ईरान की नाकाबंदी कर दी, ईरान का बहरी मुहासरा कर लिया। अपने 10,000 से ज़्यादा फ़ौज को, अपनी नेवी को ईरान के चारों तरफ अमेरिका ने लगा दिया। लेकिन अभी तक अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ में ईरान को पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सका है। अब ईरान का कहना है कि वहाँ पर हम टैक्स लगाएंगे, लेकिन ये फैसला अकेले ईरान नहीं ले सकता है, इसके लिए ओमान की रजामंदी भी ज़रूरी है। ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है जिसको आप स्क्रीन पर देख लीजिए। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है ये पर्शियन गल्फ़ को अरब सी से जोड़ता है, उसके अलावा बहरे अरब से भी, इसी तरह इंडियन ओशन से भी यही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जोड़ता है। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है दुनिया का बहुत अहम तरीन गेटवे, बहुत अहम तरीन चौक पॉइंट है और ये पूरी दुनिया को एक तरह से कनेक्ट करता है। गल्फ़ के देशों से पूरी दुनिया में, या कह लीजिए पूरी दुनिया को जो तेल पहुँचता है, जो ऑयल पहुँचता है, तो 20% की सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ज़रिए पूरी दुनिया में होती है। पूरी दुनिया में जो खाद पहुंचता है
وہ بھی تقریباً 60% اسی اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے پہنچتا ہے، گیس اسی راستے کے ذریعے پہنچتا ہے، اور دنیا کے کئی دیش ایسے ہیں جن کا انحصار پرشین گلف پر ہے، اور پرشین گلف میں کوئی سامان پہنچنے کے لیے اسٹریٹ آف ہرمز کے ہی ذریعے پہنچے گا۔ جیسے عراق ہے، اس کے پاس پرشین گلف ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا سمندری علاقہ نہیں ہے۔ یہی حال کویت کا ہے، یہی قطر کا ہے، یہی بحرین کا ہے، اس کے علاوہ یونائٹڈ عرب امارات کا بھی یہی معاملہ ہے۔ سعودی عرب کی سرحدیں پرشین گلف سے بھی ملی ہوئی ہے اور ریڈ سی سے بھی ملی ہوئی ہے، لیکن عمان ایک سائیڈ میں ہے اور دوسری سائیڈ میں ایران ہے۔ تو اسٹریٹ آف ہرمز کو اگر کنٹرول کرنے کی بات ہوگی تو ایران بھی کنٹرول کرے گا اور عمان بھی مل کر کنٹرول کرے گا۔ اب معاملہ یہاں پر پھنس گیا ہے، ایران عمان سے کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں مل کر اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرتے ہیں، یہاں سے جتنے جہاز گزریں گے اس پر ہم ٹیکس لگائیں گے، اور ان سے جو پیسہ آئے گا اس سے عمان کے بھی خزانہ میں وہ پیسہ جائے گا، ہمارے بھی خزانے میں جائے گا۔ ایران کے بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے حملے کی وجہ سے ہمارا جو نقصان ہوا ہے، ایران کی جو تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، اس کا ہرجانہ ایک طرح سے اس کے ذریعے ادا کیا جائے گا، اور امریکہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عمان بھی بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس نہیں لگانا چاہتے، اس کو ہم انٹرنیشنل روٹ کے طور پر باقی رکھنا چاہتے ہیں، اور عمان پر یہی پریشر ہے، سعودی عرب کا بھی، قطر کا بھی، تمام عرب دیشوں کا، کیونکہ یہ جو عمان ہے یہ گلف کوپریشن کونسل کے تحت آتا ہے، جو خلیجی ممالک ہیں، اور 6 ممالک ہیں خلیجی ممالک میں، اس میں سے ایک عمان بھی ہے، ان کا آپس میں کئی سارا ایگریمنٹ اور معاہدہ بھی ہے۔ نمبر 1 سعودی عرب، نمبر 2 قطر، نمبر 3 یونائٹڈ عرب امارات، نمبر 4 کویت، نمبر 5 بحرین، اور نمبر 6 عمان۔ تو عمان بھی ایک اہم ترین دیش ہے، اور عمان پر گلف کے تمام دیشوں کا دباؤ ہے، پریشر ہے کہ تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور یہ جو ابنائے ہرمز ہے یہ ایران کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس پر ٹیکس نہیں لگنا چاہیے، ورنہ پھر تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے عمان ہمیشہ ایران کو سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن اس معاملے میں عمان ایران کے ساتھ نہیں ہے۔ ایران جتنی فلائٹس جاتی ہے، یا ایران کی جو دنیا سے کنیکٹیویٹی تھی وہ دبئی کے ذریعے تھی، شارجہ کے ذریعے تھی، اور جب ایران اور دبئی میں یونائٹڈ عرب امارات میں تعلقات خراب ہو گئے تو یونائٹڈ عرب امارات کی جتنی ایئر لائنز تھی ان سب نے ایران کے لیے اپنی سروسز کو بند کر دیا، سسپینڈ کر دیا، اور ایک طرح سے ایران کا رابطہ دنیا سے کٹ گیا۔ یا تو ڈائریکٹ ایران اپنا جہاز وہاں تک بھیجے، اور دنیا کے بہت سارے دیشوں میں ڈائریکٹ ایران کا جہاز نہیں جاتا ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک ایران کے جہازوں کو اپنے ہاں الاؤ نہیں کرتے کیونکہ امریکہ نے دھمکی دے رکھی ہے۔ ایسی صورت میں کنیکٹنگ فلائٹ کے ذریعے ہی ایران تک لوگ پہنچ پاتے ہیں، اور جب یونائٹڈ عرب امارات نے سسپینڈ کر دیا تمام ایئر لائنز کی سروسز کو، اس کے بعد مسقط کے ذریعے ہی تہران تک ایئر لائنز جاتی تھی۔ لوگ پہلے مسقط جاتے تھے، پھر مسقط سے وہ تہران جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو ڈائریکٹ اگر ایران کا ویزا نہیں مل پاتا تھا تو پہلے عمان کا ویزا لیتے تھے، پھر عمان پہنچ کر وہ ایران کا ویزا لے کر کے ایران پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اس وقت اگر ایران کا کوئی سب سے بڑا سپورٹر ہے تو وہ عمان ہی ہے، مسقط ہے، اور اب ایران کا دباؤ ہے عمان اور مسقط پر کہ تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ ابھی تک عمان نے ایران کے فیصلے کو سپورٹ نہیں کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے اور جلد ہی اس کا اعلان ہونے والا ہے، لیکن اس اعلان سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باضابطہ اعلان کر دیا اور کہا کہ اگر عمان نے ایران کی شرطوں کو مان لیا اور عمان کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو ایران چاہتا ہے تو پھر امریکہ عمان پر بمباری کرے گا، امریکہ عمان پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دے گا، اور عمان کے اندر یہ کیپیسٹی اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ امریکی حملوں کو روک سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایران عمان کی طرف سے جنگ لڑے گا، امریکہ کے عمان پر ہونے والے حملوں کو ایران آ کر روکے گا، تو اس کے بھی امکانات زیادہ نہیں ہے۔ ایران اپنی سرزمین پر جب امریکی جہازوں کو نہیں روک پاتا ہے، ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا خراب ہے، تو عمان میں آنے والے امریکی جہازوں کو، امریکی فائٹر پلین کو ایران روک سکے، اس کے امکانات نہیں ہیں۔ اور اگر عمان پر امریکہ نے بربادی کر دی تو عمان کی جو صلاحیت ہے، جو کیپیسٹی ہے، وہ ایران جیسی نہیں ہے کہ وہاں کی عوام برداشت کر پائے گی، بلکہ تختہ پلٹ ہو سکتا ہے، حکومت بدل جائے گی، کچھ بھی ہو جائے گا، عمان کی عوام ساری کی ساری سڑکوں پر آ جائے گی، ریزسٹنس کی صلاحیت ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ اس لیے اب کہا جا رہا ہے کہ عمان ایران کی شرطوں سے ایگری نہیں کر رہا ہے۔ آج سے 15 دن پہلے بھی
ओमान और ईरान के दरमियान एक समझौता हो गया था, लेकिन फिर ईरान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। समझौता ये हुआ था कि ये ओमान है और ये ईरान है, बीच में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, तो जो जहाज़ ईरान की तरफ से गुजरेगा उन जहाज़ों को पहले ईरान से परमिशन लेनी होगी, और ईरान चाहे तो उन जहाज़ों से टैक्स भी वसूल कर सकता है। लेकिन जो जहाज़ ओमान की साइड से गुजरेंगे वो फ्री जहाज़ गुजरेगा, टैक्स फ्री रहेगा, ओमान से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मामला यह है कि ईरान ने वहाँ पर बारूदी सुरंगों को बिछा रखा है और तकरीबन 5 महीने का अरसा गुजर चुका और अभी तक अमेरिका उन बारूदी सुरंगों को भी वहाँ से साफ़ नहीं कर सका है, वहाँ से हटा नहीं सका है। अमेरिका ने लगातार दावा किया कि हमने अपनाए हुर्मुज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया है, जहाज़ वहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन अमेरिका का दावा हर मर्तबा झूठा साबित होता है। एक मर्तबा फिर अमेरिका ने कहा कि अपनाए हुर्मुज़ पर अब ईरान का मुकम्मल कंट्रोल नहीं रहा, वहाँ से जहाज़ गुजर सकते हैं। और जैसे ही एक जहाज़ ने गुजरने की कोशिश की, उस पर एक अननोन प्रोजेक्टाइल से हमला हो जाता है और हमले का असर होता है। एक वर्कर जहाज़ का हलाक हो गया है, कई सारे ज़ख्मी है और उस जहाज़ को भी अपना रुख मोड़ना पड़ा है। कतर के स्पोक पर्सन डॉक्टर माजिद अल अंसारी का बयान सामने आया है कि ओमान और ईरान के दरमियान जो होने वाला मुआहदा है वो बहुत ज़्यादा अहम है। अपनाए हुर्मुज़ को लेकर जो कुछ मुआहदा होगा, जब उसका ऐलान हो जाएगा उसके बाद ही मीडिएटर और सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर सुलह समझौता कराने की कोशिश करेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो 60 दिनों की जंगबंदी हुई थी वो माहिदा भी आज ख़त्म हो गया। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ गया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अभी बातचीत नहीं हो रही है, सुलह समझौता के लिए कोई गुफ्तगू जारी नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने दावा कर दिया, दरअसल ये दावा पहले फॉक्स न्यूज़ का सामने आया और अमेरिकी सदर ने भी उसको कन्फर्म कर दिया। कहा यह गया कि अमेरिका का ईरान की IRGC से सीक्रेट राब्ता है, खुफिया कनेक्शन है, और जब भी अमेरिका को ज़रूरत पड़ती है ईरान से राब्ता करने की, IRGC तक कोई मैसेज पहुंचाने की, तो अमेरिका डायरेक्ट भी IRGC से राब्ता कर लेता है। फॉक्स न्यूज़ में यह भी दावा किया गया कि पिछले महीना इराक़ में अमेरिकी एहलकारों की और IRGC के अफसरान की खुफिया मीटिंग हुई थी और कैसे मामले को आगे बढ़ाना है इस पर दोनों ग्रुप ने गुफ्तगू की थी। ये दावा अमेरिका के अखबार की तरफ से किया गया। बाद में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया और कहा यह दावा सही है कि अमेरिका का जो सीक्रेट सर्विस है, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है, उसका ईरान की IRGC से राब्ता है। लेकिन अब ईरान की IRGC ने इस दावे को रिजेक्ट कर दिया और कहा ट्रंप का या अमेरिकी अखबार का दावा गलत है कि IRGC का अमेरिका की आर्मी, अमेरिका की खुफिया एजेंसी के साथ कोई ताल्लुक़ है, कोई रिश्ता है। ये दावा सरासर गलत है। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ का भी एक बयान सामने आ गया जिसमें उनका कहना है कि जब तक अमेरिका मुआहदा की तमाम शर्तों पर अमल नहीं करेगा उस वक्त तक अपनाए हुर्मुज़ खुलने वाला नहीं है। चाहे ओमान जो कुछ करे, ओमान का फ़ैसला जो कुछ हो, पहले अमेरिका को तमाम शर्तों पर अमल करना होगा। और शर्तें क्या है कि अमेरिका को ईरान की नाकाबंदी हटानी होगी क्योंकि अमेरिका ने ईरान का बहरी मुहासरा कर रखा है। दूसरा मुतालबा यह है कि अमेरिका को ईरान से सैंक्शन को हटाना होगा, ईरान का जो फंड है उसे रिलीज़ करना होगा। तीसरा मुतालबा ये था या तीसरी शर्त ये थी कि अमेरिका खित्ते से अपनी फ़ौज को हटा लेगा, उसके बाद ही अपनाए हुर्मुज़ खुलेगा। तो दोबारा स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने यही कहा है। उधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद कासिम गरीबाबादी, उनका बयान सामने और कहा कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को लेकर अमेरिकी सदर की जो गलत फहमी है वो गलत फहमी जल्द दूर हो जाएगी क्योंकि अभी तक हम वहाँ पर पूरी ताकत के साथ मौजूद हैं और उनको लगता है कि ओमान को धमकाकर वो अपने एजेंडा में कामयाब हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तुर्की की मीडिया में भी एक खबर चल रही है अमेरिका और ईरान को लेकर। दरअसल तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की है और बातचीत के दौरान तुर्की ने अमेरिकी सदर को ऑफ़र किया है कि वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलों को सुलझाने के लिए, तनाज़ों को हल कराने के लिए तैयार हैं और वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई समझौता हो जाए, कोई मुआहदा हो जाए, ये मामला आगे ना बढ़े। क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाज़ो चल रहा है
इसकी वजह से पूरी दुनिया में क्राइसिस अभी तक जारी है, तनाज़ों का हल नहीं निकल सका है और पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त अफरा तफरी का शिकार है। बिजनेस एक तरह से बंद है, मिडिल ईस्ट में ठप पड़ गया है, लोगों ने जाना बंद कर दिया है दुबई में, सऊदी अरब में, दुनिया के दूसरे देशों में जो मिडिल ईस्ट के हैं। तो इसी वजह से मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक चाहते हैं कि ये लड़ाई यहीं पर थम जाए, रुक जाए, अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई एक फाइनल माहिदा हो जाए। और अब इंतज़ार है ओमान और ईरान के दरमियान माहिदा हो जाने का। अब देखिए अगले दिनों में क्या होता है। एक और ख़बर ये सामने आ रही है और ख़बर यह है कि हौसियों ने सऊदी अरब पर एक और हमला कर दिया है। सऊदी अरब का जाज़ान इलाका है, वहाँ अरामको की ऑयल रिफाइनरी पाई जाती है। उस ऑयल रिफाइनरी पर अंसारुल्लाह ने हमला कर दिया है और पिछले एक हफ्ते से हौसियों का हमला जारी है, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक हौसियों को जवाब नहीं दिया है। कोई भी जवाबी हमला सऊदी अरब की तरफ से फ़िलहाल हौसियों पर नहीं हुआ है। हाँ, यमन की जो मुत्तहिदा फ़ौज है, जिस हुकूमत को दुनिया तस्लीम करती है, उसने ज़रूर हौसियों को जवाब दिया है। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है मिडिल ईस्ट की। एक और ख़बर यह है कि ईरान की फ़ौज ने, IRGC ने ऐलान किया है कि जो कोई ईरानी शहरी किसी अमेरिकी फ़ौज को हला कर देगा, उसका कत्ल करेगा, उसको $30,000 का इनाम दिया जाएगा। और अगर किसी ईरानी खातून ने, किसी ईरानी महिला ने किसी अमेरिकी फ़ौज को मार दिया, उसका कत्ल कर दिया, तो उसके इनाम की रकम दोगुना हो जाएगी, यानी $60,000 इनाम में दिया जाएगा। अब ईरानी शहरी अगर किसी अमेरिकी फ़ौज को मारता है तो $30,000 इनाम में दिया जाएगा। $30,000 की वैल्यू इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 26 से 27 लाख रुपए होती है और वुमेन के लिए यही इनाम की रकम दोगुना हो गई है। अब ईरान ने, IRGC ने अचानक ऐलान क्यों किया, उसकी वजह सामने नहीं आई है। जो तज्ज़िया निगार है, जो एक्सपर्ट वो मान रहे हैं कि अमेरिका के लिए अब करो या मरो का मुकाबला हो चुका है। अमेरिका पूरी तरह ईरान में फंस चुका है। कहा जाता है कि ओखली में सर देना आसान है, लेकिन ओखली से सर निकालना बहुत मुश्किल है। तो ईरान पर हमला करके या ईरान की नाकाबंदी करके अमेरिका ने ओखली में सर डाल दिया है और वहाँ से अब अमेरिका के लिए निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अमेरिका चाहता है हम यहाँ से निकल जाए और हमारी जीत का ऐलान हो जाए, और उसके इम्कानात बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं। अब ओमान को अमेरिका ने धमकी देना शुरू कर दिया। अब देखना यह है कि ओमान का डिसीज़न और फैसला क्या होता है। फ़िलहाल अमेरिका की जो परेशानी है बढ़ती जा रही है और पूरी दुनिया में इतना जलील और रुस्वा अमेरिका कभी नहीं हुआ। इस वीडियो में इतना ही। मिले टाइम्स को देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त।